हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहन सर। आज आपका फिर से स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर कोर्स, बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? सैलरी। कल हमने क्या रिवाइज करा था, आज आपको जल्दी जल्दी से रिकॉल करवाता हूँ। जो भी हमें हमारे सेठ से मिला, कुछ भी, मतलब ये मानिए, चलिए फिर से पेनों के साथ खेलते हैं। ये हमारा सेट है, हमारे सेट ने हमें कुछ भी दिया सैलरी के अलावा। सैलरी दी, या उसके अलावा पंखा दे दिया अपना, या अपना पुराना कूलर दे दिया, या फिर हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए उसका खर्चा भर दिया, या फिर हम लोग टिफिन नहीं ला पा रहे तो इसका जो तभी जो पैसा है ना टिफिन का, वो सेठ ने दे दिया। तो ये सब कुछ क्या होगा, हमारी सैलरी में इंक्लूड होगा। आइए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट और प्राइवेट वालों की। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज है उनका जो सैलरी का असेसमेंट ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। और वहीं अगर गवर्नमेंट अफसरों का देखें, यानी गवर्नमेंट नौकरों का देखें, तो उन लोगों का चलता है, क्या जल्दी से बोलो, 1 फैब से 28, नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। वेल डन, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, आपको रोकना चाहिए मुझे। 1 मार्च से 28 फैब, वेल डन। अच्छा, इसके अंदर ये कल आपने एक चीज़ और बताई थी कि जितने भी जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की जो सैलरी है ड्यू कब होती है, जल्दी बताओ। जिस महीने काम करा है उसकी महीने की लास्ट तारीख को, वेल डन। अच्छा, गवर्नमेंट वालों को कब ड्यू होती है? भैया भैया, जिस वाले महीने काम करा है ना उसके अगले महीने की पहली तारीख को गवर्नमेंट वालों की सैलरी ड्यू हो जाती है। अच्छा, एक चीज अपन ने पढ़ी थी। एक तो होती है सैलरी ड्यू होना, और एक होती है सैलरी रिसीव्ड होना। अगर मानो मुझे मेरी सैलरी सबसे पहले रिसीव्ड हो गई, उसके फिर अगले महीने ड्यू हो रही है, तो फिर उससे क्या माना जाएगा? मतलब सैलरी मैंने अगले महीने की पहले ही ले ली और रिसीव्ड हो गई, तो टैक्सेबल कब होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब मुझे सैलरी रिसीव्ड हुई, मैंने क्या लिखवाया था कल, नोट्स खोलिए अपने। जो भी सैलरी ड्यू हुई पहले या फिर रिसीव्ड हुई, इन दोनों से जो भी पहले होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज पढ़ी थी अपन ने, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, या ये बोल सकते हैं एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम सैलरी। मतलब जो अगले महीने की सैलरी है वो हमें इस साल मिल गई, तो फिर वो हमारा लोन के लिए ट्रीट नहीं होगा। लेकिन अगर हमें हमारे सेठ ने एडवांस दिया, वो सैलरी का पार्ट नहीं है, वो हम लोगों ने उनसे लोन टाइप में लिया। मतलब हम लोगों ने ये लिखाया था, देखिए इस वाले क्वेश्चन को बाद में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये था, एडवांस रिसीव्ड हुआ है अगेंस्ट सैलरी। और सेकंड पॉइंट पता है क्या था? एडवांस रिसीव हुआ है लेकिन बट नॉट अगेंस्ट सैलरी। एडवांस रिसीव्ड बट नॉट अगेंस्ट सैलरी, बट नॉट अगेंस्ट सैलरी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और अपन ने कल पढ़ी थी, ये तो हो गया इस चीज का सैलरी का कंसेप्ट रिवाइज हो गया। ठीक है, अब अपन ने एक चीज पढ़ी थी, सैलरी में इंक्लूड क्या होता है। जल्दी जल्दी से बोलो मेरे साथ, क्या होता है सबसे पहला? जी हाँ, बिल्कुल सही, बेसिक पे। उसके हम क्या होता है? बोनस हो गया, मैं यूं ही लिख रहा हूँ, कमीशन हो गया, इंसेंटिव हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अजी थर्ड क्या होता है? मालिक ने टिफिन के लिए मुझे पैसे दे दिए, अलाउंस हो गया। ये किस फॉर्म में होना चाहिए? कैश फॉर्म में होना चाहिए। फोर्थ हो गया परक्यूजेट्स, ये किस वाले फॉर्म में होना चाहिए? इन काइंड फॉर्म में होना चाहिए। अजी फिफ्थ क्या पढ़ा था भैया, हम लोगों का आराम का देना क्या, मतलब हमारा जो काम करने का जो इस तरह ना, इस तरह इस तरह से इस तरह इस तरह, यहाँ पर हमारा रिटायरमेंट हो गया। अब रिटायरमेंट के दिन हम लोग को क्या मिलता है? जी हाँ, मोटी धनराशि, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऐश ऐश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ग्रेचुइटी। वेल डन, ग्रेचुइटी हो गया। अजी फिर क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, आय हाय, अब तो कुछ काम ही नहीं करना, बस
आराम करना है, आराम करना है, यानी बुढ़ापे की टेंशन हटाना, और टेंशन से आता है पेंशन। बिल्कुल सही, टेंशन आ गया। अजी पेंशन मिल तो गई, लेकिन अब दिमाग में आया, अरे यार बिजनेस करना है हम लोगों को, तो बिजनेस के लिए हमने क्या बोला, अरे ओ मालिक मुझे तू 20 साल तक पेंशन देगा, उससे बढ़िया एक ही बारी में क्या दे दे, पेंशन दे, मतलब पेंशन का लमसम रूप दे दे। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड पेंशन, मतलब सारी पेंशन इकट्ठा, मतलब वो आपकी पेंशन जैसे 100% मिल रही है तो उसका 60% हो गया, ठीक है। लिख लीजिए, क्यों फालतू की माथा फोड़ी करनी, कंप्यूटेड पेंशन लिखना नहीं है, सब रिवाइज करा रहा हूँ। फिर क्या हो गया, प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। चलिए रिवाइज तो हो ही गया, करते हैं टाटा बाय बाय, रजिस्टर ये रहा। आइए समझते हैं न्यूमेरिकल जो मैंने कल छोड़ा था। मैंने कल बताया था प्राइवेट वालों का कब से कब तक होता है, अभी फिर से मैंने बताया था 1 अप्रैल से 31 मार्च। गवर्नमेंट वालों का कब से कब तक होता है, जल्दी बोलो, 1 मार्च से 28 फेब, बिल्कुल सही। अब आइए चले देखते हैं कि मैंने कल बताया था इनकी सैलरी में डिसाइड होगा। एक लोकल एग्जांपल करवाया था, आज अच्छा वाला एग्जांपल ये वाला करवा रहा हूँ। ये एम्प्लॉय है जिसे हायर करा गया है अप्रैल 2014 में, कितने सैलरी पे, 2004 को, और इसका जो इनकम स्लैब है ना, मतलब 2000 रुपए, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 2000 रुपये होनी थी, और हर साल 200 रुपये महीने, 200 रुपये बढ़नी थी। कब तक, जब तक ये 3200 पहुंचा। जैसे ये 3200 पे पहुंच गया, इसकी सैलरी 3200 पहुंच गई, तो फिर उसके बाद कितनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, पर पर एनम कितनी बढ़नी शुरू हो जाएगी उसकी पर मंथ की सैलरी में, 400 रुपए। ये रहा, 400 रुपये उसकी सैलरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। नहीं समझ में आया, आइए समझते हैं। ये मानी इसकी, ये 2014 है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, और हमें कैलकुलेट कर पकड़ना है प्रीवियस ईयर 2020-21। आइए करते हैं, 2014-15 में कितनी इसकी सैलरी थी, जरा बताओ। बिल्कुल सही, 2000, चलो एक सेकंड से पर मंथ मत लिखिए, रायता फैल जाएगा, पर एनम लिख लीजिए, इसे पर एनम लिखिए, 2400 रुपये, इसके अंदर 200 रुपये प्लस करो, क्या हो जाएगा, 2600, फिर से 200 रुपये, 2800, फिर से 200 रुपये, 3000, फिर से 200 रुपये, 3200, फिर से 200 रुपये, 3400। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आपने क्या बताया था 3200 पहुंचने के बाद कितने से सैलरी बढ़ेगी, 400 रुपये से। आपने कर दिया, फिर से 200 से बढ़ा दिया। चलिए अच्छी बात है, आप लोग नोटिस कर रहे हैं। फिर लिखिए 3600 रुपये, अब क्या होगा, 400 रुपये से बढ़ेगी ना, फिर से प्लस कर दो, सॉरी 4000 रुपये, उसके अंदर 2021 में क्या बढ़ेगी, 4000 रुपये, पर इससे हमें कोई काम नहीं है, क्योंकि डेट क्या है, 1 अप्रैल है जो इसकी ज्वाइनिंग डेट है। आइए निकालते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय की सैलरी क्या होगी। प्राइवेट एम्प्लॉय, गाइस पर मंथ ही करना पड़ेगा। प्राइवेट एम्प्लॉय में हमने क्या सीखा था, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है उनका। आइए कलर चेंज करते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसकी ज्वाइनिंग डेट कब से है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से, अप्रैल से है, तो अप्रैल से गिनो। आइए 1 अप्रैल को इसकी सैलरी कब थी, दो, ये देखिए 2020 की 1 अप्रैल है ये वाली, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये 1 अप्रैल है, इसकी सैलरी क्या थी उस समय, 4000 रुपये पर मंथ। गिनिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, था बा, तो मार्च तक अपन ने गिन ली, कितने महीने हो गए, 12 महीने।
अरे भैया इसके अंदर बोला चेंज तो आया ही नहीं, बोला चेंज करना है, मतलब वो आपको देखना है सैलरी किस तरह से चेंज होती है। आइए दिखाता हूँ, बस एक छोटी सी डेट को चेंज कर लीजिए यहाँ पे। ये अप्रैल की जगह है ना इसका कालम खाना, अप्रैल मई जून का, इधर जून कर लीजिए, अप्रैल को हटाकर जून, जून। अब आएगा क्वेश्चन में मजा। अजी जून तक कितनी सैलरी थी, ये देखिए 1 जून तक, मतलब ये क्या बता रहा है 1 जून 2019 से 1 जून 2020 तक कितनी सैलरी थी, 3,600 रुपए। तो फिर हमें कब से गिनना है, अरे हमें गिनना है 2020-21 का, और इसकी पहली डेट कौन सी होती है 2020-21 की असेसमेंट ईयर की, 1 अप्रैल। सो 1 अप्रैल से 1 जून से पहले तक की गिननी है, मतलब अप्रैल में। और 1 जून को गिनेंगे नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये 1 जून को जो उसकी सैलरी है वो चेंज हो रही है। तो 2 महीने, 2 महीने की हमें कौन सा सैलरी लिखनी है, 4,000 रुपये, 3,600 रुपये। जी हाँ बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, 3,600 रुपये। लिखिए इधर 2 × 3,600, 7,200। एंड देन अजी अब तो सीधी सी बात है, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो 10 को किस वाले से, 3,600 से करेंगे, 4,000 से करेंगे? नहीं भैया कैसे पता कर रहे हो, 4,000 से करेंगे। 4,000 मैंने पूछा 4,000 से क्यों करेंगे, एक आप सब बोल रहे हैं अरे भैया 1 जून को इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट हो रहा है तो कर दो ना इंक्रीमेंट, आप पे जा रहा है, लीजिए हम भी कर देते हैं इंक्रीमेंट, हमारा क्या चल रहा है। 4,000 रुपये कितना आ गया, जल्दी 40,000 रुपये। टोटल सैलरी कितनी हो गई इसकी, 47,200। आइए देखते हैं सरकारी दामाद की सैलरी क्या होती है, गवर्नमेंट। राइटिंग यू ही लिख रहा हूँ, कोई मतलब है नहीं क्योंकि इसका, चलो जल्दी से बता दो गवर्नमेंट वाले कितना होता है। इतना चीख चीख के बता दिया, अब तो जवाब मिल ही जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही, 1 मार्च से 28 फेब, 1 मार्च से 28 फेब, वेल डन। अच्छा सैलरी अपन कब तक की लेंगे, गिनिए मार्च से जून तक की, मार्च अप्रैल मई, बस 3 महीने की, ठीक है। 3 महीने कितने की, 3,600 रुपए की, क्योंकि ये जून से पहले तक की है। लिख दीजिए 3,600 से इंटू कर दीजिए, बाकी के 9 महीने की क्या होगी, 3,600 होगी या 4,000 होगी, नहीं भैया ये तो है ना 4,000 होगी, एक सेकंड इसका ये क्या होगी 4,000 होगी, लिख दीजिए यहाँ पे 4,000 रुपये, इसका 72, 10,800, और इसका क्या जाएगा 4 9 जा 36, वेल डन, 36,000, 46,800। जैसा कि आपने नोटिस करा होगा, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इस डिफरेंस कितने का आ रहा है, 400 रुपये का, बस यही डिफरेंस आया था। अगर अगर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है तो डिक्लाइन तो कभी होता ही नहीं है, सैलरी कभी भी डिक्लाइन में नहीं जाती, एक्सेप्ट कोविड पीरियड, वेल डन। या जॉब चेंज करो तो जब जाके सैलरी डिक्लाइन में जाती है, वैसे तो कभी जाती ही नहीं है। किसी सेठ की हिम्मत है क्या, अगर उसने डिक्लाइन कर दी तो वो एम्प्लॉय यानी वो नौकर उसे छोड़कर लात मारकर भग जाएगा, सीधी सी बात समझे तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और लिखने का मैंने टाइम नहीं दिया, सॉरी मैं भूल गया, तो लिख लेना मुझे, मतलब कोई एक ऐसे क्वेश्चन होगा जहाँ पर मैंने जगह छोड़ी होगी उस समय लिख लेना आप सब, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए समझते हैं। अच्छा अपन लोगों ने पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें पॉइंट से क्या पढ़ा था, 5वें पॉइंट क्या पढ़ा था,
अजी हमारा रिटायरमेंट हो गया, हमारे आराम करने के दिन आ गए, तो आराम करने वाले दिन को मतलब रिटायरमेंट वाले दिन को हमें क्या मिला, ग्रेजुइटी मिली। उसके बाद आराम करेंगे, पिकनिक विकनिक बनाएंगे, पैसा बैंक के खाते में आते रहेगा। तो बैंक के खाते में आते रहेगा, उसे क्या बोलते हैं, पेंशन, ग्रेजुइटी पेंशन। अजी पेंशन तो मिल रही है यार, हमारी आगे वाली जनरेशन है वो क्या करेगी, हम ही कुछ करके चला तुम लोग ले। हमने सोचा हम बिजनेस खोल देते हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, बिजनेस खोलने के लिए हमारे पास तो पैसा था नहीं। मैंने बोला सेठ 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 पैसा चाहिए मुझे तुझसे। उसने बोला तू तो मेरे उस काम भी नहीं करता, किस बात के पैसे। अरे सेठ तू मुझे पेंशन देगा 20 साल तक, अगर मैं जीवित रह गया तो उस हिसाब से तू मुझे पेंशन देगा। तू मुझे उस पेंशन का एक छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम बोल सकते हैं कंप्यूटेड करके, मतलब इकट्ठी करके, वो तू मुझे दे दे। ठीक है, तो इससे क्या है, कंप्यूटेड पेंशन आ गई। सो हम आज पढ़ेंगे ग्रेजुइटी, फिर साथ में लो पेंशन, बुढ़ापे की टेंशन, मिटाने वाली पेंशन। ठीक है, उसके हम फिर लीव एनकाशमेंट। आइए करते हैं शुरू बिना किसी बकचोदी के। आइए स्टूडेंट समझते हैं ग्रेजुइटी के पॉइंट को। आप सभी लोग जानते होंगे कि सरकारी एम्प्लॉय के पास फायदे तो बहुत सारे होते हैं, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है। लेकिन क्या आप लोग एक चीज़ जानते हैं, जितने भी जो सरकारी मतलब सरकार, जैसे मानिए ये आपके मम्मी पापा है और ये आप हो, ठीक है। अब आप भले चाहे ये आप हो, आपने भले चाहे कितनी भी गलती कर दी, लेकिन आपके मम्मी पापा करेंगे, आपको बचाएंगे ना, प्रोटेक्ट करेंगे ना आगे से आकर। तो इसी तरीके से ये जो हमारे जो ग्रेजुएट के अंदर वाले जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, इन लोगों को सरकार ने प्रोटेक्ट कर रखा है। इनको जितना भी ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलेगा वो सारा का सारा क्या होगा, मैंने बताया नहीं तो आपके साथ होगा। जितना भी सारा का सारा जो अमाउंट है ग्रेजुएटी का, वो सारा का सारा इन इन महाशयों के लिए, गवर्नमेंट वालों के लिए एग्जाम्प्ट होगा। मतलब अगर उन्हें 2 करोड़ रुपए मिल रहे तो फिर भी पूरा एग्जाम्प्ट होगा। जी हाँ, 2 करोड़ क्या 500 करोड़ दे दो तब भी एग्जाम्प्ट होगा वो। इसकी सबसे बड़ी चीज ये है। आइए देखते हैं फॉर अदर्स, आप जैसे और मुझ जैसे बंदों के लिए। एक तो होता है जो कवर्ड होते हैं अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट 1972, ठीक है, अपन लोग अदर्स के लिए। एक होते हैं जो कवर्ड होते हैं, पेन चल जाए जल्दी से जा, हाँ। एक तो होते हैं कवर्ड होते हैं, एक होते हैं जो कवर्ड ही नहीं होते हैं। आइए सबसे पहले वाले कवर्ड को समझते हैं। जैसे मानिए अगर मैंने आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया कितना, 5 लाख रुपए, असल में मैं दे नहीं सकता, पहले बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया 5 लाख रुपए, तो फिर एक्चुअल अमाउंट आपको क्या रिसीव्ड होगा, जल्दी बताओ। 5 लाख रुपए, खुशी तो आ गई होगी मन में, ठीक है। तो इधर आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। और मैक्सिमम लिमिट जो होगी ना इसके अंदर, जितना तक आप चलिए मैक्स, अब एग्जाम की कहानी छोड़िए, मैक्सिमम लिमिट्स की पता क्या हो सकती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है, उनके लिए कितनी होगी जल्दी बताओ। नहीं पता, रिवीजन करवा रहा हूँ, पता होना चाहिए था, फिर भी कोई बात नहीं। 20 लाख रुपीज जो है ना, मैक्सिमम अमाउंट होगी। इधर लिख देते हैं 20 लाख। अच्छा जी, कैलकुलेट कैसे होगा अमाउंट को, बहुत अच्छा टॉपिक है, आइए समझते हैं अमाउंट। अच्छा एक चीज बताओ क्वेश्चन करने से पहले, क्या कोई सा भी एक बंदा अपनी लाइफ में ग्रेजुइटी का जो अमाउंट है एक से ज्यादा बार ले सकता है क्या, जल्दी सोच के बताना एक बार मुझे। आशा और उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा, आशा आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, वो वाली आशा जो मैं आपसे रखता हूं, मतलब भावनाओं वाली आशा। आइए समझते हैं, समझते क्या है, आपको आंसर देना है, आंसर दीजिए आप जल्दी से। जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। अरे मानिए अगर मैं आर्मी पर्सन हूँ, ठीक है, और मेरा रिटायरमेंट हो गया 40 की उम्र में, तो क्या मैं काम धंधे पर नहीं जाऊंगा क्या, जी मैं जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा, पुलिस में चल जाऊंगा उठकर। अरे आर्मी वालों को पुलिस वाले आराम से लेंगे। पुलिस से मैं रिटायर हो गया, कौन सी उम्र में होगा, 60 की उम्र में होगा, फिर भी वैसा मुझे काम करना है,
कहीं पर गार्ड की नौकरी कर लूंगा। तो मेरा रिटायरमेंट कितनी बार हुआ जल्दी बताओ। पहली बार आर्मी से, दूसरी बार कहाँ से, पुलिस वालों से, तीसरी बार गार्ड से, तो 3 बार हो गया। अब क्या तीनों बारों में मुझे ग्रेचुइटी मिलेगी? जवाब दो जल्द से। जी हाँ बिल्कुल सही, आर्मी से रिटायर हो गए तब भी मिलेगी, पुलिस की पोस्ट से रिटायर हो गए तब भी मिलेगी, ठीक है, गार्ड की पोस्ट से रिटायर हो गए तब भी मिलेगी। तो ग्रेचुइटी कितनी भी बार मिल सकती है जब तक वो जीवित रहे और जब तक वो काम कर रहा है। पर एक स्पेसिफिक टाइम है जो ग्रेचुइटी एक्ट के अंदर बता रखा है, अपन कोई मतलब नहीं है उस स्पेसिफिक टाइम से। कहाँ थे अपन? कैलकुलेट करना है, आइए। हाँ सीजनल पे चले गए। 15/26 इंटू बेसिक प्लस DA नंबर ऑफ ईयर सर्विस। देखिए इसका मैं कोई लॉजिक नहीं बता सकता, 15/26 क्यों हुआ। अच्छा चलो बता देता हूँ, ठीक है। एक महीने में कितने दिन होते हैं जल्दी बताओ, इधर बताओ। 30 दिन होते हैं। और उसमें कितनी छुट्टियां होती है? कितनी होती है जल्दी बताओ। संडे की काउंट कर रहता है, हॉलीडे काउंट कर रहता है, ठीक है। और संडे कितने होते हैं एक महीने में जल्दी बताओ, जल्दी। 4, बिल्कुल सही। तो 4 जो है ना संडे इसमें से माइनस कर दिए, -4, कितना आ गया? 26 आ गया। अच्छा 15 दिन किससे आया? 30 का आधा कर दो, कितना निकल कर आ जाएगा? 15 आ गया। इस तरीके से बन गया 15/26। इस वाले कंसेप्ट को याद रख लें, इसका कुछ कह भी नहीं सकता, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके आगे। तो 15/26 बेसिक प्लस डीए। डीए क्या होता है? डियरनेस अलाउंसेस। वेल डन। मैं क्या उस वाले में लिखवाना भूल गया था, बेसिक पे के पास डियरनेस अलाउंस भी आएगा, उसके लिए माफ कर देना, खुद लिख लेना यार, अब बता दिया है तो बेसिक अलायंस प्लस डीए, ठीक है, बेसिक बेसिक प्ले प्लस डीए इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस। आइए देखते हैं नंबर ऑफ ईयर सर्विस को किस तरीके से देखेंगे। आप पूछेंगे भैया अगर उसने नौकरी करी 27 ईयर 6 मंथ, तो उसका नंबर ऑफ ईयर्स कितना लिया जाएगा? जल्दी बोलो, मैं आपको बताता हूँ। 27 ईयर से लिया जाएगा। पर अगर उसने नौकरी करी 27 ईयर 6 मंथ और 1 डे, तो पता है आपको उसका नंबर ऑफ ईयर्स सर्विसेज कितना लिया जाएगा? 28 साल। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो और अगर आप ग्रेचुइटी के अंदर कवर्ड होते हो तो आप इस चीज का बेनिफिट जरूर लेना। कहीं ऐसा मत करना कि अगर 10 साल नौकरी करी, 10 साल 6 महीने नौकरी कर ली, नहीं, उसे एक दिन ज्यादा और कर लेना, सेठ से हाथ जोड़ लेना भाई, एग्जामेशन थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, एक दिन और रख लेना। एक दिन की है ना उसको बोलना, एक दिन की सैलरी इनको बोली चाहे तुझे माफ कर दिया, बस एक दिन और रख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वाला कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अच्छा डीए लास्ट ड्रॉन सैलरी। अच्छा जो बेसिक प्लस डीए है ना, जिस साल आप रिटायर हुए हो, जी हाँ हम कहते हैं आपका जो ये जो बेसिक बेसिक सैलरी, यहाँ पे बेसिक के नीचे सैलरी भी लिख देता हूँ। बेसिक सैलरी प्लस डीए कब होगा? लास्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब जिस महीने आप रिटायर हुए हो उससे जस्ट पहले वाली महीने की सैलरी, ठीक है। आगे समझ में और क्या ज्ञान दे रहा हूँ मैं इसके अंदर।
अभी इसके अंदर भी होगा एक्चुअल अमाउंट जो भी आपको रिसीव हुई है, मैक्सिमम लिमिट इसकी भी 20 लाख रुपए होगी। और कैलकुलेट हुई इसकी अमाउंट, आइए देखते हैं। 15/30, इसके अंदर 4 वाला है ना, 4 वाला क्रॉस कर दिया तो इसके अंदर ये वाला भी 26 वाला क्रॉस होकर 30 दिन आ जाएगा, और इसका आधा करके 15/30 हो जाएगा। आपको समझ में है? उस 15/30 को आप इस तरीके से करके लिख सकते हैं, ज़्यादा माथा फोड़ी ना हो, 1/2। एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ सर्विस। अच्छा, एवरेज सैलरी क्या होगी? इसके अंदर एवरेज सैलरी का मतलब क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस परसेंट कमीशन ऑन सेल। अच्छा, लेकिन भैया इसके अंदर फिर भी एवरेज सैलरी का मतलब समझ में नहीं आया। अरे ये समझिए, इस वाली डेट को क्या हो गया आपका? रिटायरमेंट हो गया। इसे रिटायरमेंट बनाता हूँ, इस वाली डेट को रिटायरमेंट हो गया। इससे जो पहले वाले 10 महीने हैं, इससे जो पिछले 10 महीने की सैलरी है उन सबको आप ऐड कर लीजिए और डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ? लास्ट 10 months सैलरी बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यू हैव टू टेक दैट, ठीक है, यू हैव टू टेक दैट एंड डिवाइडेड बाय 10। दैट मीन्स, अरे मैं भी आलस कर रहा हूँ बेफालतू में। ये मानिए 3 महीने हैं, वो इनकी सैलरी 10K है, ठीक है, 10K पर मंथ है। और यहाँ की सैलरी, ये वाला 2 महीना है और ये वाले बाकी के बचे हुए 8 महीने, इसकी सैलरी 12K पर मंथ है। ठीक है, 12 इंटू 8 कितना हो जाए सब बताओ? अरे जल्दी से बताओ। 12 5 60, 12 6 72, 12 से ये उसके फिर 8 जा 96। ठीक है, 96 हो गया। अरे हुआ या नहीं हो गया? तो यहाँ पर आ गया 96,000 प्लस 20,000, कितना हो गया? 1,16,000 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। कितना आ गया सैलरी निकल के? 11,600 रुपए। मैं यही बता रहा था, ये जो एवरेज सैलरी है ना, बेसिक प्लस डीए प्लस उसके यहाँ फिर 10 मंथ की एवरेज सैलरी। एक चीज और मुझे ये कर देनी चाहिए थी, 10 मंथ अपनी भाषा में लिखते रहना, मुझे कोई मतलब है नहीं। उम्मीद करता हूँ आप ये सारे सर पॉइंट लिख लेंगे। अच्छा एक सेकंड, इसके अंदर मैं एक कंसेप्ट करवाना भूल गया, वो भी करवा देता हूँ। अगर इसके अंदर आपने सर्विसेज करी 27 ईयर 11 मंथ की, तो आपके नंबर ऑफ ईयर सर्विसेज कितने ली जाएंगे? अरे भैया ऑफ कोर्स 28 साल। पर ये गलत है, पर ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर जो यहाँ पे हो रहा है ना, 27 साल 6 महीने 1 दिन 28 साल ले लेंगे। पर इसके अंदर 27 साल 11 महीने और 30 दिन भी अगर हो जाएंगे ना, तो भी पता है क्या लेंगे? तो भी 27 ईयर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लिख लेंगे पॉइंट। आइए गाइस समझते हैं पेंशन का मतलब क्या होता है। मैं आपको इस पूरे एग्जाम्पल को, मतलब पेंशन के इस मतलब को एक पूरे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। आप समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो कंफर्म श्योर हूँ कि मैं आपको समझा दूंगा। जल्दी से चलिए फालतू बकवास छोड़ते हुए समझते हैं क्या होता है पेंशन का मतलब। ये एक एम्प्लॉय था, ये है हमारी 1 अप्रैल 1,
1 अगस्त को ये वाला जो एम्प्लॉय है वो रिटायर हो गया। अरे यार बैंक की, ये वाला जो एम्प्लॉय है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हो गया। और ठीक है, चलो सैलरी का बाद में लेंगे। अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 जनवरी तो दिखेगा ही नहीं, कैसी बात देख सकते हो। 1 जनवरी तक इसे सीधी 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 पेंशन दी गई। और 1 जनवरी को इसके अंदर क्या मोटिवेशन आ गया एकदम से। मोटिवेशन क्या आया, अपना बिजनेस खोलूंगा। बिजनेस खोलने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे, तो स्टोरी में सुनाते आ रहा हूँ, अरे सेठ पैसे दे दे। सेठ ने क्या बोला, ले ले, पर तेरा जो पेंशन में से जो कुछ जो हिस्सा है ना, वो तुझे कंप्यूटेड कर कर मैं तुझे दे दूंगा। समझ में आ गई होगी, मैं देर समझा जा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को। अब तक तो आपको रिट जाना चाहिए था। चलिए मानते हैं रिटायरमेंट से पहले इसकी जो सैलरी थी यहाँ पे 3 महीने की ₹50,000 पर मंथ थी। तो उसकी यहाँ तक की सैलरी कितनी आ गई, 50 × 3, जल्दी बोलो। अप्रैल मई जून, नहीं सॉरी, अप्रैल मई जून जुलाई, ओ तेरी 4 महीने हो गए। ठीक है, 4 महीने हो गए। सो इसकी यहाँ तक की सैलरी आ जाएगी 2 लाख रुपए। पेंशन इसे पता कितने की मिल रही है, नसीब खुले हुए हैं साले बंदे के। ये वाला जो एरिया है ना, इसका पेंशन का है, और इससे पेंशन मिल रही है रुपए 20,000 पर मंथ। और नहीं, अपन यहाँ वाला मिटा ही दिया था। इसे जो पेंशन मिल रही है वो 20,000 पर मंथ मिल रही है। अजी अगस्त में इसका रिटायरमेंट हो गया था, अगस्त से गिनना शुरू कीजिए, अगस्त से गिनना शुरू करिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अरे सर जनवरी, अरे भैया जनवरी को लेना, 1 जनवरी है। ठीक है, पहला जब 5 महीने की इसे पेंशन मिली है। ठीक है, 5 महीने की इसे पेंशन मिली है। सो 20 × 5 कितना होगा, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 5 मंथ। ये वाला जो पीरियड है ये था 4 मंथ। कितना हो गया, 1 लाख रुपए। पर मैं बोल था ना, यहाँ पर इसके अंदर जोश आ गया। इसने अपने सेठ से इकट्ठा पैसा ले लिया। जो बोल रहा था ना मैं तेरे से, कंप्यूटेड पेंशन, वो ये इस चश्मे को बता दूं सबसे पहले। कंप्यूटेड पेंशन, आइए समझते हैं कि कंप्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है। आइए, ये आपका एम्प्लॉय है। अरे भैया आपने तो बोलता आप हमेशा ब्लू पेन से दिखाओगे, लीजिए आइए ब्लू पेन से दिखाते हैं। ये आपका सेठ है और ये आपका एम्प्लॉय है। रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद इस एम्प्लॉय ने आपको ₹10 लाख दे दिए। पर इसने पता दे देते क्या बोला, ए वत्स, तेरी जो सैलरी में से है ना, तेरी जो पेंशन जो मिलती थी, ये 10 लाख रुपए उसका 60% अमाउंट है। आइए देखते हैं, ये वाला जो 60, ये वाला जो 10 लाख रुपए है ना, ये इसकी पेंशन का 60% अमाउंट है।
मतलब ये वाला जो 10 लाख रुपए है इसकी 60% पेंशन का अमाउंट है। लेट्स सपोज इसकी जो पेंशन थी रुपए, नहीं पूरे साल की लूंगा मैं, रुपए 10 लाख रुपए थी, ठीक है। तो अब इसकी जो पेंशन है घट के पता है कितनी रह गई? हम्म, अरे यार इसे सेव में ना दूँ, ये फालतू का बोर्ड भी खराब होएगा। अब इसकी पेंशन घट के रह गई 40%, क्योंकि 60% तो 10 लाख रुपए का अमाउंट है। अब 1 लाख का 40% कितना होगा? सॉरी 10 लाख का 40% कितना होगा, जल्दी बताओ। जी हाँ बिल्कुल सही, 4 लाख रुपए। बस इतना ही है, बहुत जब बोल बोल के थक चुका हूँ, सॉरी कुछ समझाने का मन नहीं कर रहा मेरा, पक चुका हूँ। तो जो कंप्यूटेड पेंशन है ये 60% होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज कंप्यूटेड पेंशन अपन लोग मानते हैं रुपए 10 लाख रुपीज। अच्छा जनवरी में कितने महीने बचे? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे। ये आ गया 31 मार्च, यहाँ पर मिल गई कंप्यूटेड पेंशन। अब यहाँ पर जो पता है क्या लिखेंगे अपन लोग, आफ्टर कंप्यूटेड पेंशन अमाउंट, यानी मान लेते हैं ये 10 लाख रुपए जो है 60% है आपकी पेंशन अमाउंट का। तो पेंशन आपको कितनी मिल रही थी? 20,000 रुपए पर मंथ। पर अब कितनी मिलेगी? जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 40%। तो जो आपको 20,000 है इसका 40% कितना होगा, जल्दी बोलो। बिल्कुल सही, 8,000 रुपए पर मंथ। कितना निकल कर आ गया अमाउंट? 8 × 3, जल्दी से करिए, 24,000 रुपए। अब आइए इस पूरे को एक बार कैलकुलेट करते हैं, कितने कितने की सैलरी मिलनी थी। ₹2 लाख, पेंशन का कितना मिला? 1 लाख रुपए। ये वाला जो 10 लाख रुपए है ना, इसका ट्रीटमेंट होगा। और बाकी का जो एग्जाम्प्ट अमाउंट है ना, मतलब जितने, ये मानिए ये मैंने 100 रुपए दिए, तो इसमें से 20 रुपए एग्जाम्प्ट है, और जो बाकी जो 80 रुपए हुए ना, ये वाला 80 रुपए इसके अंदर टैक्सेबल होगा। तो इसे अभी अपन नहीं लिखेंगे। और कितना आएगा? 1 लाख रुपए, 24,000 रुपए, इन सबको टोटल कर लीजिए, 3,24,000 रुपए। अब जो इसका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो इसके अंदर ओवर ऐड हो जाएगा। आइए अब करते हैं कंप्यूटेड पेंशन का एक छोटा सा टॉपिक, और टाटा बाय बाय बोलते हैं। आइए पुनर्विराम लगाते हैं इस मेरे फेवरेट टॉपिक को, कंप्यूटेड पेंशन, जिसे मैं इतनी देर से समझाया पर समझाया जा रहा हूँ। अरे अजी कल भी समझाया था, आज भी समझाया, स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास समझाया, आज स्टार्टिंग में 2 बार समझाया, और तीसरी बार में समझा के थक चुका हूँ। फाइनली खत्म हो रहा है ये वाला चैप्टर, चैप्टर नहीं टॉपिक खत्म हो रहा है, सॉरी। अच्छा एक चीज स्टोरी बताता हूँ जिससे थोड़ा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अजी आपने क्या देखा था, जो बंदे ग्रेचुइटी एक्ट 1972 में कवर्ड हो रहे थे, उन लोगों के लिए 15/26 कर रखा था। और जो बंदे ग्रेचुइटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो रखे थे उनके लिए कितना कर रखा था? 15/30। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ज्यादा देर ना होगा। 15/26
और 15/30। अगर आप इसका परसेंटेज निकालोगे ना तो परसेंटेज पता है आपके इसके अंदर क्या आएगा, 0.582, और इसके अंदर क्या आएगा 0.50। हाँ तो परसेंटेज से क्या फर्क पड़ता है अजी, मानिए अगर आपको अमाउंट कितना मिला, 10 लाख रुपए मिला, और यहाँ पर भी 10 लाख रुपए मिला, तो पता है आपको कितना कितना अमाउंट जो होगा वो एग्जाम्प्ट होगा। आइए समझाता हूँ मैं। 5,82,000 आपको यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा, जो बंदे ग्रेजुएटी के अंदर कवर्ड है। लेकिन जो ग्रेजुएटी के अंदर कवर्ड नहीं है उन्हें पता है कितना एग्जाम्प्ट होगा, केवल 5 लाख रुपए। अजी तो यहाँ पर आकर ये लोग नाराज हो गए जो कंप्यूटर पेंशन ले रहे हैं, उन्होंने बोला तुम हमारे साथ वहां पर भी भेदभाव किया और यहाँ पर भी भेदभाव किया। इस कारण इनकम टैक्स वाले डर गए, और और बताता हूँ इन लोगों ने करा क्या आखिर बचने के लिए। जब कोई डर जाता है ना, जब वो इसी तरीके से करता है जिससे वो बंदा दोबारा से खुश हो जाए, मुस्कान आ जाए उसके चेहरे पे। आइए समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। 1/3 इंटू कंप्यूटेड अमाउंट computed amount on percent। आपको तो रिकॉल नहीं आ रहा होगा, मैं रिकॉल करवाता हूँ। यहाँ पर हम लोग सैलरी पे कर चले जा रहे हैं 4 महीने, फिर 5 महीने पेंशन पे चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर जनवरी में होश आया, अरे यार बिजनेस खोलते हैं अपना। बिजनेस के लिए पैसे है नहीं, मालिक के पास जाकर बोला मालिक मालिक 10 लाख रुपए दे दे। उसने बोला अब तू मेरे काम में नहीं करता, काहे बात के 10 लाख रुपए मांग रहा है भाई तू। तो मैंने बोला मालिक अगर मैं 20 साल जी लिया तो मुझे पेंशन तो देनी पड़ेगी। उसने बोला हाँ चल ठीक है, तो तू मुझे उस चीज के बदले है ना मेरी जो पेंशन का है कुछ परसेंट अमाउंट काट कर एक साथ लमसम अमाउंट मुझे दे दे 10 लाख रुपए। उसने बोला चल ठीक है। अब मैं आपको याद दिलाऊं उसने कितना परसेंट दिया था, ये देखिए उसने दिया था 10 लाख रुपए। जो पेंशन का है ना 60% है। अच्छा अब मेन चीज आती है, फर्क कहाँ से पड़ेगा इसके अंदर, क्या फर्क पड़ रहा है आइए समझो ना, फर्क क्या पड़ रहा है। अरे फर्क निकालने में तो हम लोग माहिर हैं। 1/3 इंटू कंप्यूटेड अमाउंट कितना था जो एक साथ मिला है, जल्दी बोलो 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए परसेंटेज कंप्यूटेड ये रहा 60%। इसे नीचे लिख दीजिए। बस तमाशे के मजे उठाते रहिए आप लोग, तो बस इतना ही करता हूँ आपसे। 3/2 2/3 3,33,000 3,33,000 और इसका 1/3 इंटू 10 लाख 3/5 इंटू 5/3 3,33,000 और एक सेकंड पॉज करना, एक सेकंड वीडियो कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं। गाइस एक छोटा सा डाउट आ गया था, मतलब डाउट क्या आ गया था, मतलब आप लोगों को समझाने में आसानी हुई वो चीज क्लैरिफाई कर रहा था। अब आप समझिए सही ढंग से, ठीक है। 1/3 जो है मतलब ये 10 लाख रुपए का 60% अपन लोगों ने नीचे लिखा परसेंटेज कंप्यूटेड अमाउंट। अब इस 60% को अगर आप फिक्शनल फॉर्म में लाएंगे
तो ये होगा 3/5, और मैथमेटिक्स रूल हिसाब से 3/5 को ऊपर ले जाएंगे 5/3, या फिर आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अपने कैलकुलेटर पे 10 लाख रुपए लिखिए, डिवाइड करिए और 60% दबा दीजिए, आ जाएगा आंसर। और जो भी आंसर आए उसको 1/3 से इंटू कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इंटू करता हूं तो 3,15,15 5 1/5 इसको तो मिल रहा है 5,55,000 अमाउंट। इसका क्या है जी, क्या है ये? एग्जाम्प्ट है। तो पता है इसका अमाउंट कितना एग्जाम्प्ट आएगा? आइए बताता हूं। 8,00,000 अजी 32,500 रुपीज। ये वाला अमाउंट जो होगा ना इसका, एग्जाम गवर्नमेंट ने बोला, इनकम टैक्स बोला भाई तेरे साथ चीटिंग करी थी ना पिछले वाले में, इस बार तेरे साथ सारा हिसाब मैंने चपटा कर दिया, मतलब अपना, अब अपना कोई सा भी हिसाब नहीं रहा, इस कारण तुमसे नाराज नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मानिए इसके अंदर होगा क्या, मतलब ये जो 10 लाख रुपए जो है ना, 10 लाख रुपए में से 5,55,000 माइनस कर देंगे, कितना जाएगा जैसे बोलो 4,45,000, और 10 लाख में से 8,32,500 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, जल्दी से बोलो। जी हाँ बिल्कुल सही, 1,67,500 रुपीज। तो इस वाले केस में 1,67,500 रुपीज क्या होगा बच्चों, टैक्सेबल होगा। तो इस वाले केस में 4,45,000 क्या होगा, टैक्सेबल होगा। राइटिंग समझ में नहीं आ रही मुझे, बताइए इस वाले सेंटेंस की। कोई बात नहीं, आप लोगों ने आशा करता हूँ लिख लिया होगा। टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही काफी है।